Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. ये बात है साल 2010 और 11 की। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति खूब चर्चा में रहा था अपने अपराधों के लिए। लोगों ने नाम दिया फेसबुक रेपिस्ट। यंग छरहरा नौजवान, बातें करने में पूरा उस्ताद, फेसबुक पर महिलाओं से दोस्ती करता, नौकरी दिलाने का वायदा करता, मिलना जुलना शुरू हो जाता, इसके बाद वो उनसे रेप करता और पैसे ठगकर गायब हो जाता। कुछ महिलाएं पुलिस के पास गईं, वो पकड़ा गया। अदालत ने मर्डर और रेप के मामले में उसे जेल भेज दिया। कुछ साल बाद जेल में आग लगी और उसकी जली हुई लाश वहां पर मिली। कहा गया कि वह जलकर मर गया। लोग सब कुछ भूल गए। फिर घटना के करीब 7 महीने बाद सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की एक सेलिब्रिटी महिला डॉक्टर के साथ फोटो वायरल हुई। फोटो देखकर लोग हैरान हो गए। चेहरा लगभग वैसा ही जैसा उस रेपिस्ट का था जो साल भर पहले जेल में जलकर मर चुका था। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कौन था ये रेपिस्ट, कैसे ये मरने के बाद भी जिंदा हो गया था और फिर कैसे उसे दोबारा पकड़ा गया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन। रिहायशी इलाकों के लिए मशहूर है। 25 साल का थाबो बेस्टर यहीं पर रहता था। तेजी से आगे बढ़ने और पैसे कमाने के लिए उसने गलत रास्ता चुन लिया। वो मॉडल्स को निशाना बनाता, फेसबुक के जरिए उनसे दोस्ती करता, फिल्मों और एड फिल्म्स में काम दिलाने का वायदा करता। बोलने में माहिर था तो मॉडल्स उससे प्रभावित हो जाती। लाखों रुपयों की गाड़ियों में उन्हें घुमाता। कुछ महीने बाद रेप करता, उन्हें लूटता और गायब हो जाता। फिर अगला शिकार ढूंढता। इस तरह थाबो बेस्टर ने कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। 2 महिलाएं हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास पहुंची, FIR दर्ज कराई। रेप, धोखाधड़ी और लूट का केस दर्ज हुआ। बेस्टर फरार हो गया। कई दिनों तक गायब रहने के बाद अक्टूबर 2011 में एक दिन वो पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला। केप टाउन के लोकल कोर्ट ने दोषी ठहराया और उसे 50 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब साल 2012 आ गया। मामला ऊपरी अदालत में पहुंच गया। तभी केप टाउन पुलिस को जोहान्सबर्ग की एक मॉडल नोमफुंडो तुहुलु की हत्या के मामले में कुछ सुराग मिले। तुहुलु का मर्डर 21 सितंबर 2011 को केप टाउन के ही गेस्ट हाउस में हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को मॉडल के लैपटॉप में एक मेल मिला जो थाबो बेस्टर ने नाम बदलकर भेजा था। पूछताछ हुई। बेस्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब आपको बताते हैं थाबो बेस्टर ने पुलिस को क्या क्या बताया। उसने कहा, मॉडल नोमफुंडो तुहुलु मेरी गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों केप टाउन छुट्टियां मनाने गए थे। गेस्ट हाउस में एक पूर्व प्रेमिका को लेकर हम दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देर रात तक झगड़ा हुआ। तुहुलु चाहती थी कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं, उससे शादी करूं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरा उसे छोड़ने का मन बन चुका था। सुबह मैं जल्दी उठा, किचन से चाकू निकाला और बेडरूम में जाकर उसके सीने में घोंप दिया। इस कबूलनामे के बाद 16 अगस्त 2012 को वेस्टर्न केप टाउन हाई कोर्ट ने थाबो बेस्टर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उसे साउथ अफ्रीका की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली मैंगोंग जेल में रखा गया। इस जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सिक्योरिटी कंपनी G4S के पास है। अब जानते हैं कि कैसे अफ्रीका की सबसे सुरक्षित जेल से थाबो बेस्टर भाग निकला। मैंगोंग जेल में थाबो बेस्टर सभी से अच्छा व्यवहार करता। कई बार तो उसने सुरक्षा अधिकारियों की भी मदद की। धीरे धीरे करीब 10 साल बीत गए और फिर आया 3 मई 2022 का दिन। सुबह सुबह जेल के एक सेल के चारों ओर आग भड़क उठी। आग बहुत तेज थी। कई घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। जिस सेल में आग लगी थी उसे खोला गया तो उसमें एक जली हुई लाश मिली। सेल थाबो बेस्टर का था तो मान लिया गया कि ये लाश उसी की है। एक नामी अपराधी की मौत का मामला था, वो भी आग से। तो जेल विभाग, पुलिस और सिक्योरिटी कंपनी G4S ने एक जांच शुरू की, लेकिन जांच के बाद यही कहा गया कि मरने वाला थाबो बेस्टर ही था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया को पता चल गया थाबो बेस्टर जिंदा है। जेल में आग की घटना को करीब 7 महीने अब बीत चुके थे। लोग बेस्टर को भुला चुके थे। तभी ह्यूमन राइट्स पर लिखने वाले एक न्यूज़पेपर ग्राउंड अप ने
एक खबर छापी। दिसंबर 2022 में छपी इस खबर ने दक्षिण अफ्रीका में भूचाल ला दिया, वहाँ की सियासत में भी और वहाँ की सोसाइटी में भी। इस खबर में दक्षिण अफ्रीका की एक सेलिब्रिटी डॉक्टर नंदीफा मगुदुमना नजर आ रही थी। वो अपने बच्चे के साथ थी। उनके साथ एक व्यक्ति था जिसका चेहरा काफ़ी हद तक थाबो बेस्टर से मिलता जुलता था। न्यूज़पेपर ने फोटो डॉक्टर के एक फ़ैन के सोशल मीडिया अकाउंट से ली थी, जिसने फोटो डालते हुए सवाल पूछा था कि ये डॉक्टर के साथ नज़र आ रहा व्यक्ति कौन है। ग्राउंड अप की खबर ने कोहराम मचा दिया। लोग सरकार और पुलिस पर सवाल उठाने लगे। पुलिस डॉक्टर मगुदुमना के घर पहुंची, लेकिन तब तक डॉक्टर थाबो बेस्टर के साथ भाग चुकी थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक धीरे धीरे और बातें भी सामने आने लगीं। जेल में जलकर मरने वाले व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वो बातें सामने आईं जो पहले नहीं बताई गई थीं। इसमें लिखा था, सेल में मौजूद व्यक्ति की मौत आग में जलकर नहीं हुई बल्कि सिर पर लगी चोट से हुई। उसके फेफड़े साफ थे और जब आग लगी और धुआं उठा तब वह सांस नहीं ले रहा था। उसने धुएं में सांस ली ही नहीं थी। इसका सीधा मतलब ये था कि लाश को पहले सेल में रखा गया, फिर आग लगाई गई। मार्च 2023 में पुलिस ने फिर मामले की जांच शुरू की। दक्षिण अफ्रीका की संसद की एक समिति ने भी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि जिस दिन जेल में आग लगी उस दिन कुछ घंटे पहले एक गाड़ी वहां पहुंची थी। इसमें रखकर ही एक व्यक्ति की लाश जेल में लाई गई थी। इसके बाद और भी खुलासे हुए। जांच में पता चला कि थाबो बेस्टर को जेल के अधिकारी के कपड़े पहनाकर जेल से भगाया गया। जेल में जो सेल उसे दी गई थी उसके पास ही जेल का इमरजेंसी एग्जिट गेट था और आग लगने पर थाबो बेस्टर को उसी गेट से बाहर भगा दिया गया। पता ये भी चला कि बेस्टर वाली सेल के पास लगा सीसीटीवी कैमरा भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। यानी ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें जेल के ही कई अधिकारी भी शामिल थे। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंसी G4S अब शक के घेरे में आ गई। कंपनी ने ड्यूटी पर तैनात 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और 7 अन्य को निलंबित कर दिया। थाबो बेस्टर जेल से भागने के बाद एक बड़ी डॉक्टर के पास क्यों पहुंचा, ये भी आपको बताते हैं। थाबो बेस्टर जेल से भागने के बाद सीधे करोड़पति डॉक्टर नंदीफा मगुदुमना के पास पहुंचा। डॉक्टर के साथ जोहान्सबर्ग के सबसे रिहायशी इलाके में रहने लगा। बताते हैं कि 35 साल की डॉक्टर नंदीफा से उसकी मुलाकात साल 2006 में हुई थी। स्किन के डॉक्टर नंदीफा से उसकी गहरी दोस्ती थी। नंदीफा जेल में कई बार बेस्टर से मिलने भी गई थी। कुल मिलाकर जब बवाल मच गया तो लोग भी घिरे। संसदीय कमेटी के सामने जेल के कुछ अधिकारियों ने कहा कि अक्टूबर 2022 में ही पुलिस और कानून मंत्री रोनाल्ड लमूला को इसके बारे में पता चल गया था। बता दिया गया था कि थाबो बेस्टर जेल में नहीं मरा बल्कि वो भाग गया, लेकिन मंत्री ने ये बात दबा दी। हाल ही में मंत्री लमूला ने लोगों से कहते हुए माफ़ी मांगी कि वो और अधिक जानकारी आने का इंतजार कर रहे थे और इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। उधर दक्षिण अफ्रीका पुलिस ने थाबो बेस्टर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू किया। पता लगा वो अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर नंदीफा मगुदुमना के साथ देश छोड़ चुका है। फिर मामले में इंटरपोल की मदद ली गई। अफ्रीका के कई देशों के हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया। आखिरकार 7 अप्रैल 2023 को सीरियल रेपिस्ट और हत्यारे थाबो बेस्टर को नंदीफा मगुदुमना के साथ तंजानिया में पकड़ लिया गया। दोनों तंजानिया से कीनिया भागने की तैयारी में थे। आखिर ये साजिश रची कैसे गई थी, कौन कौन इसमें शामिल था, ये जानने के लिए पुलिस लगातार बेस्टर डॉक्टर नंदीफा से पूछताछ कर रही है। G4S के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। बेस्टर के भागने में मदद करने के आरोप में अब तक 4 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। इनमें G4S कंपनी का एक पूर्व अधिकारी और डॉक्टर नंदीफा के पिता शामिल हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 मई को भारत दौरे पर आएंगे। वो भारत में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे। 4 और 5 मई को SCO के विदेश मंत्रियों की मीटिंग गोवा में होने वाली है। गुरुवार 20 अप्रैल को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। 2014 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आएगा। 2014 में नवाज शरीफ बतौर पाक प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे। बिलावल भुट्टो की इस विजिट को लेकर मीडिया ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सवाल किया तो उन्होंने कहा SCO के किसी एक सदस्य पर फोकस करना सही नहीं होगा। पिछली SCO मीटिंग में S जयशंकर और बिलावल भुट्टो की दुआ सलाम तक नहीं हुई थी। बिलावल भुट्टो भारत विरोधी बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहे हैं। 29 जुलाई 2022 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आमने सामने थे। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया था जब विदेश मंत्री S जयशंकर और बिलावल भुट्टो बिल्कुल अगल बगल की सीटों पर थे। इसके बावजूद बातचीत तो दूर की बात, दोनों के बीच दुआ सलाम तक नहीं हुई थी।
अब आपको बता देते हैं SCO क्या है। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 2001 में हुआ था। SCO एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत इसके कुल 8 स्थायी सदस्य हैं। शुरुआत में SCO में 6 सदस्य रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान के जुड़ने से SCO के स्थायी सदस्यों की संख्या 8 हो गई। 6 देश आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की SCO के डायलॉग पार्टनर हैं। 4 देश अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर सदस्य हैं। पाकिस्तान के बाद अब यमन की बात। यमन की राजधानी सना में भगदड़ मचने से 80 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना तब हुई जब रमज़ान के मौके पर लोगों को दान में पैसे दिए जा रहे थे। रॉयटर्स की खबर के अनुसार हर शख्स को $9 यानी लगभग 750 रुपये दिए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार ये घटना तब हुई जब हूती विद्रोहियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवा में गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली बिजली के तार को लगी और धमाका हो गया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि यमन में हिंसक संघर्ष चल रहा है। साल 2015 में हूती विद्रोहियों ने यमन के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी को विदेश में शरण लेनी पड़ी थी। सऊदी अरब लंबे समय से हादी को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इस संघर्ष में पिछले सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हूती सुप्रीम रिवॉल्यूशनरी कमेटी के प्रमुख मोहम्मद अली अल हूती ने बुधवार की भगदड़ के लिए देश के मानवीय संकट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जो कुछ हुआ है हम उसके लिए आक्रमणकारी देशों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके साथ ही इस कड़वे सच के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं कि यमन के लोग प्रतिबंधों और आक्रमण की वजह से इन हालात में रहने को मजबूर हैं। आखिरी सुर्खी सूडान से। सूडान में फंसे भारतीयों को भारत सरकार की तरफ से संदेश जारी किया गया है। सरकार ने लोगों से सूडान की राजधानी खार्तूम में भारतीय दूतावास में नहीं जाने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि दूतावास अभी खुला है, लेकिन वहां कर्मचारी नहीं हैं, क्योंकि दूतावास की इमारत खार्तूम में हवाई अड्डे के पास है, जहां सूडानी सेना और RSF के बीच लड़ाई चल रही है। सरकार ने लोगों को घर पर रहने और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण अनावश्यक बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। जहां तक सूडान के हालात की बात है, सूडान में हिंसा और झड़प के चलते हजारों लोग राजधानी से भाग गए हैं। दोनों पक्ष मंगलवार शाम को 24 घंटे के सीज़फायर के लिए सहमत हुए, लेकिन इसका पालन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी की माने तो हिंसा में अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है। आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में शव सड़कों पर पड़े हुए हैं और कई क्षेत्रों तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। आज की दुनियादारी में दोस्तों बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।